जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? एक तो फ़िलहाल अब्बास लिमिटेड के जो सब नोट्स डिस्कशन वाले रहते हैं वो अभी नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरा, बुक्स आपने ले ली IAS 16 में जिस वॉल्यूम में, कितने बच्चों के पास नहीं है IAS 16 वाली बुक? ये इंश्योर कर लेंगे यार। IAS 16 जिसमें है वो 2 में है मेरे ख्याल से, ठीक है। वैसे दोनों ही पढ़नी है हमने, तो दोनों ही ले लें, क्योंकि मैंने उसके ऑर्डर से नहीं चलना, अपने ऑर्डर से चलना। इसलिए कभी कोई टॉपिक कर रहे होंगे, कभी कोई टॉपिक कर रहे होंगे, दोनों वॉल्यूम में से जो टॉपिक जहाँ पे आ जाएगा वो पढ़ना है, ठीक है ना। ये नहीं है कि मैंने वो बुक की तरतीब से चलना है, बस अपनी तरतीब से चलना होता है, तो टॉपिक्स वहीं से ही लेने होते हैं चूँकि, इसलिए आप दोनों लेके रख लें। मैं टॉपिक शुरू होने से पहले आपको बता दिया करूँगा हमने ये टॉपिक पढ़ना है। नहीं भी बताऊंगा तो पहले लेक्चर के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी। जिस दिन पहला लेक्चर नए टॉपिक का शुरू हो जाए, जैसे आज IAS 36 स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर अगले दिन से IAS 36 की बुक्स आपके पास होंगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई? तो दोनों लेके रख लें। आज हम एक तो डिस्कशन ऑफ रिमेनिंग सब नोट्स फिलहाल नहीं कर रहे, एंड पे टाइम बचा तो मैं ये कर लूँगा अब्बास लिमिटेड का, ठीक है। लेक्चर 18 आपके सामने है। लेक्चर 18 में हमने डिस्कशन ऑफ अब्बास लिमिटेड किया था जी, सोल्यूशन आपको दिया था मैंने, ओके। उसके बाद आज लेक्चर 19 में मैंने वैसे तो रिमेनिंग सब नोट्स करने से डिस्कस, लेकिन उसको पेंडिंग कर रहा हूँ क्योंकि कल वाले टेस्ट में मैंने इम्पेयरमेंट थोड़ी सी टेस्ट करनी है। इम्पेयरमेंट का टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये कल टेस्ट में टेस्ट होना है, ठीक है। तो नोट में कैसे इम्पेयरमेंट को हमने, PPE के नोट में इम्पेयरमेंट को भी कैसे हमने बीच में जो है वो घुसाना है इम्पेयरमेंट को, ठीक है, वो हमने देखना है। इसलिए मैं कुछ चीज़ें पेंड कर रहा हूँ इसके अंदर। डिस्कशन ऑफ कॉस्ट डिटर्मिनेशन, इनिशियल सब्सिक्वेंट, ये आपके साथ अभी करने लगा हूँ, और ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड भी रिवैल्यूएशन का है, 10 मिनट की डिस्कशन है, ये भी मैं अभी करूँगा, ठीक है। तो एनसर्कल कर लें लेक्चर 19 का 1। रिमेनिंग सब नोट्स अब्बास लिमिटेड के अभी मैंने नहीं करवाए। रीडिंग ऑफ डिस्क्लोजर्स फ्रॉम बुक, ये आपके पास बुक होगी तो मैं रीड करवा सकता हूँ। कल इंश्योर कर लीजिएगा सबके पास बुक हो, तैयब इंश्योर कर लीजिएगा मेरे पास भी बुक हो, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात डिस्कशन ऑफ कॉस्ट डिटर्मिनेशन, और चौथी ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड ऑफ रिवैल्यूएशन। ये दोनों बातें मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, शायद आधे घंटे में मैक्सिमम ये हो जाए। उसके बाद मैं इम्पेयरमेंट की तरफ मूव करूँगा। इम्पेयरमेंट में बेसिक बात करके फिर टाइम बच गया तो जो रिमेनिंग है उनकी तरफ आएंगे। अच्छा, सफ़ा पलटिए, लेक्चर 20। ये लेक्चर मैं आपको नहीं करवाऊँगा अभी, ये दिया किस लिए, फिर 19 पे भी मैं नीचे दी एंड लिख देता, आपको कौन सा पता लगना था। ये इसीलिए दे दिया कि ये बातें बहरहाल हमारी अभी डिस्कशन वाली रहती हैं, तो ये एक एक करके आती रहें, ठीक है, या एक ही लेक्चर किसी दिन लगा के इनको उड़ा दें, वो अलग बात है, ठीक है। IAS 16 पे 19 लेक्चर आज हो रहे हैं, इसलिए मैं नया टॉपिक बहरहाल शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा इसको फिर अब साथ साथ टच करते रहेंगे, ताकि नए टॉपिक की वजह से आप दोबारा से ताज़ा दम हो जाएं, नए जज्बे से शुरू हों। बहुत लेंथी हो जाता है IAS 16 अक्सर, तो इस वजह से बोरिंग फील कर रहा होता है बंदा, ठीक है। 3 चीज़ें इसके अंदर हैं। एक, फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट का क्वेश्चन करवाना है, आपने इंट्रो में किया हुआ है, लेकिन उसी क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मिलेगा आपको इंट्रो वाला ही, लेकिन उसमें मैं थोड़ी सी एडिशन करूँगा। जिस वक्त करवा रहा हूँ डिस्पोजल डाल के एक पॉइंट समझाना होगा, 20 मिनट का ये काम है। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक तो ये कि आपने एसेट खरीद लिया, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, साथ हो जाओ, अपनी सीट पे वापस आ जाओ। एक ये है कि एसेट आपने खरीद लिया बाज़ार से, ठीक है, उसकी कॉस्ट डिटर्मिनेशन आपने बचपन में पढ़ी हुई है इंट्रो में। एक ये है कि आप एसेट खुद कंस्ट्रक्ट करें, तो अगर एसेट खुद कंस्ट्रक्ट करें तो उसकी कॉस्ट कैसे डिटरमिन होती है, वो भी बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है। अगेन 20 से 25 मिनट की बात है, आधा घंटा लग जाएगा। ये सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। राइस की बुक का पेज रेफरेंस भी आपको दे दिया है मैंने, न्यू बुक का ये रेफरेंस है, उसी के अंदर ये एग्जाम्पल मौजूद है, और उसके नीचे इसका सोल्यूशन भी है। कोई घर पे ट्राई करना चाहे तो मेरी तरफ से मना नहीं है, लेकिन मैंने ये काम करवाना है, अभी नहीं, देख लेंगे। इसको टोटे करके पढ़ें, या इसको किसी वक्त में एक दिन, जिस दिन आप छुट्टी पे हो, कुछ बच्चे छुट्टियों के साथ छुट्टियाँ मिलाने की आदत होती है ना, तो ऐसी चीज़ें मैं करवाया करता हूँ जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, उससे पहले उसके बाद ना हो सके, ताकि आप छुट्टी ना करें, ठीक है। तीसरी चीज़, एक कॉन्सेप्ट होता है, मिसाल के तौर पे एक हवाई जहाज़ है,
अब आप ये ना समझे मैं आपको कुछ कह रहा हूँ। एरोप्लेन, ठीक है, हवाई जहाज जो है, इसके अगर एक कॉस्ट की बात करें ओवरऑल, तो उस सारी कॉस्ट के अंदर कुछ मेजर कॉस्ट हमें सामने सामने नज़र आ रही होती हैं। जैसे उस हवाई जहाज़ के इंजन की कॉस्ट होगी, काफ़ी हैवी कॉस्ट होगी हवाई जहाज़ के इंजन की, हवाई जहाज़ की कीमत में। फिर उस हवाई जहाज़ की बॉडी है, फिर उसके अंदर सीटें, वायरिंग वगैरह है। ये 3 अगर मिसाल के तौर पे मेन पार्ट्स कर लें तो एक कॉस्ट में ये सिग्निफिकेंट पोर्शंस हैं तीनों। इंजन है और उसकी बॉडी है और उसकी सीट्स हैं। अब ये तीनों पार्ट्स की यूज़फुल लाइफ डिफरेंट हो सकती है। जैसे इंजन हर 5 साल बाद बदलना पड़े, हो सकता है। सीटें हर 10 साल बाद बदलनी पड़े, हो सकता है। और हो सकता है बॉडी 15 साल बाद जो है उसको भी बदलना पड़ जाए। बात समझ रहे? ये यानी कि यूज़फुल लाइफ तीनों की डिफरेंट हो सकती है। अब मेजर कंपोनेंट्स हैं किसी भी एसेट की कॉस्ट के और उनकी यूज़फुल लाइफ डिफरेंट है, तो क्या करेंगे? उनको अलग अलग डेप्रीशिएट करेंगे। ये इंजन 5 साल पे डेप्रीशिएट होगा, ठीक है, और सीटें 10 साल पे, और हवाई जहाज़ की बॉडी जो है वो 15 साल पे डेप्रीशिएट होगी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, पार्ट्स ऑफ एन एसेट, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, कमेंसमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन। एक हेडिंग है, वैसे ही बस ये हेडिंग बन गई। असल में तो एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल भी राइस की बुक से आपको मैंने जो है वो रेफ़र कर दी है। इसका सोल्यूशन भी वहाँ पे मौजूद होगा। कोई ट्राई करना चाहे मोस्ट वेलकम, वैसे मैं करवाऊँगा ये। ओके, तो ये लेक्चर 20 जो है, ये लेक्चर 20 बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा कि हम कल करेंगे, किसी भी वक्त करेंगे। सारा नहीं करें तो पार्ट्स में कर लेंगे। आपने एटलीस्ट IS 16 का ये लेक्चर 20 अपने पास हर वक्त रखना है, जब तक कि इससे जान छूट ना जाए। चाहे ये आखिरी रिवीजन क्लास में जाके कराऊं, तब तक अपने पास रखना है। ये किसी भी दिन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ओके, तो किसी दिन ऐसे 5 मिनट 10 मिनट बच जाएं तो पूरी ईमानदारी से मुझे याद कराना है वो लेक्चर 20। क्या ख्याल है? कुछ करना ले तो वहाँ से किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कोई एक दिन भी लग जाए। ठीक है, दे इसलिए दिया कि आपके पास सनद रहे और आपके काम आए कि ये काम हमने करना है, ये मिस ना हो जाए किसी भी तरह से। ओके, चलें अब वापस आ जाएं। 1 और 2 मैंने फिलहाल पेंडिंग कर दिए। कॉस्ट डिटर्मिनेशन की बात करते हैं जी। बुक्स आपके पास होंगी तो मैं स्टैंडर्ड वाली डेफिनेशन आपको पढ़ाऊंगा। IS 16 पहले तो ये कहता है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, एसेट कौन सा है जो PPE में आएगा, तो उसके लिए उसने 2 बातें लिखी हुई हैं। पहली बात वो कहता है कि ये प्रोबेबल है कि फ्यूचर में इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने हैं। एक बात, ये प्रोबेबल है कि फ्यूचर में इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने हैं। और दूसरी बात, कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सकती है। अगर ये 2 शर्तें पूरी हो जाएं तो रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हो जाता है। आप एसेट को रिकग्नाइज कर सकते हो। रिकग्नाइज का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो ये इस बात को आम बात नहीं लेना। ये 1-2 नंबर की पास पेपर में टेस्ट भी हो चुकी है 1-2 दफ़ा, और MCQs के आने के बाद तो वैसे ही ऐसी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाया करती हैं। ठीक है, तो बुक जब इंश्योर करेंगे तो मैं कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं हर रोज़ आके पहले 5-7 मिनट 10 मिनट हम थोड़ी सी कोई ना कोई बात कर लिया करेंगे, ताकि थेरी में बोर भी ना हो और साथ साथ कंप्लीटनेस भी इंश्योर होती जाए। ठीक है, तो रिकग्निशन क्राइटेरिया, रिकग्निशन कहते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब वो जो आप एसेट डेबिट करते हैं वो आप एसेट रिकॉर्ड ही तो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है? IS 16 कहता है अगर ये राइटिंग समझ लिया करो, वो गुजारा करके हैं, अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आप बल्कि यूं लिखें, it is probable that future economic benefits will flow to the entity। ठीक है, और दूसरी शर्त, cost can be measured
रिलायबली, ये मैंने हेडिंग नहीं बनाई हुई थी वैसे, पर बस चले जहन में आ गया तो ये भी बात कर ली। IS 16 का भाई हर स्टैंडर्ड जो है ना उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया अपना, हम IS 41 पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो भी कहेगा जी रिकग्निशन क्राइटेरिया ये शर्तें पूरी हों तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एसेट बना लेना। अब आप और मैं मिलके गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ेंगे, उसका भी अपना रिकग्निशन क्राइटेरिया है जी, ये शर्तें पूरी हों तो गवर्नमेंट ग्रांट को रिकग्नाइज रिकॉर्ड कर लो, रिकग्निशन रिकॉर्डिंग। तो हर स्टैंडर्ड जो है ना वो अपनी कुछ शराइत बताया करता है कि जी ये शर्तें पूरी हों तो मेरे वाला एसेट इसको बना लो। तो अगर रिसोर्स से प्रोबेबल हो कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने हैं और उस रिसोर्स की कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सके तो फिर हम क्या कहते हैं, IS 16 कहता है इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। वंस रिकग्निशन क्राइटेरिया इज मेट, ठीक है जी, मेट के स्पेलिंग क्या होते हैं? MEET नहीं होते, MEAT नहीं होते। आज मीट की बात भी करेंगे, आज इम्पेयरमेंट पढ़ेंगे, आज मीट की बात भी करेंगे। इम्पेयरमेंट पढ़ने लगे हैं बस, कल टेस्ट में भी इम्पेयरमेंट, लेकिन वहाँ पे मीट की बात नहीं होगी, इम्पेयरमेंट होगी। ठीक है, तो टेस्ट कल ना दे के परसों की क्लास में जलील ना होइएगा, काइंडली सब टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट बहुत हैवी कल का हो। लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि आपको ये पता लग गया है कि टेस्ट की शक्ल पे नहीं जाना, उसके अंदर से निकलता कुछ भी नहीं है, 2-3 दफा सवाल पढ़ लेना और हिम्मत कर लें कि हमने ये क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है इसको करना है, तो 70-80% मार्क्स मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। ओके, देंगे ना सब टेस्ट जी। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया एक बार मीट हो गया तो अब हमने क्या करना है, एसेट को रिकॉर्ड करना है। भाई जब क्राइटेरिया मीट होगा तो रिकॉर्ड करना है ना, ठीक है। तो रिकॉर्ड करने के लिए इनिशियली पहली बात, इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होती है? एट कॉस्ट। क्यों? इनिशियली हम स्टैंडर्ड के उस ऑप्शन पे नहीं जा सकते कि कॉस्ट पे रहो या फेयर वैल्यू पे चले जाओ, मर्जी है। बोलो, इनिशियली नहीं है ऑप्शन कॉस्ट या वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन मॉडल। क्यों? वो जिस दिन खरीदा है उस दिन उसकी कॉस्ट ही फेयर वैल्यू है, उस दिन तो कोई ऑप्शन नहीं, यही है बस, यही कॉस्ट ही इसकी फेयर वैल्यू भी इस दिन होती है। ठीक है ना, इसलिए इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे हुआ करेगी? एट कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होगी? एट कॉस्ट। अब अगली कहानी चलती है यहां से कि कॉस्ट में क्या कुछ हो, कॉस्ट डिटर्मिनेशन। तो स्टैंडर्ड बुक होगी, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ढेर सारी चीज़ें हैं, इंट्रो में आप पढ़ के आए हैं, वो मैं पढ़ा दूंगा एक बार कि एसेट खरीदा, परचेज प्राइस इसकी कॉस्ट में शामिल करना, कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको माइनस कर देना। उसके बाद जो है वो अगर कोई आपने इंपोर्ट किया है एसेट तो उसको इंपोर्ट करने पर कोई जो है वो आपने समंदरी किराया दिया, कोई इंश्योरेंस इन ट्रांजिट पे की, और कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे की, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस पे किए, पोर्ट से अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे किए। एक बार फैक्ट्री में आ गया तो इंस्टॉल करना है चलाने के लिए, इंस्टॉलेशन के ऊपर खर्चे हुए, टेस्ट रन करके सही चल भी रहा है या नहीं ये खर्चे किए। ये सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में ऐड किया करते थे, इंट्रो में याद आ रहा है? तो ये इतनी लंबी लिस्ट की बजाय अगर बॉटम लाइन में हम एक लाइन में ये बात करना चाहें कि इनिशियल मेजरमेंट जो कॉस्ट पे होनी है, कॉस्ट में क्या कुछ ऐड कर सकते हैं, कॉस्ट डिटरमिन करते हुए क्या कुछ कॉस्ट में ऐड करें, तो एक सादा सा उर्दू का जुमला हमारा काम चला लेगा। वो क्या है कि ऐसे सारे खर्चे जो एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने तक खर्च हो, ठीक है, वो सारे खर्चे जो एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए हम करते हैं, उन्हें एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। ठीक है,
तो मैं यही जुमला लिखता हूं आपके लिए, फिर आप बाद में नोट कीजिएगा, इसीलिए तो मैं लिख रहा हूं सब कुछ। वो सारी कॉस्ट्स जो एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत, तजवीद भी पढ़ा करें, ओके, हालत में लाने के लिए किए जाएं, वो सारी कॉस्ट, ओहो अच्छा जुमला गलत हो गया, वो सारी कॉस्ट जो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक बहुत जरूरी है जी, तक के लिए इनकर हों, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, ओके, का पार्ट बनाएंगे, ठीक है जी। वो सारी कॉस्ट्स जो एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने तक खर्च हों, वो सारी कॉस्ट जो एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए इनकर हों, उन्हें एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। एक दो कॉस्ट्स आपसे यहां से स्लिप होकर निकल जाएंगी, वरना 90 to 95% कॉस्ट सिर्फ इस जुमले को बेस बना के आप सही एसेट की कॉस्ट में ऐड कर लेंगे, गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। अब अगली बात ये भी डिसाइड करते चलें, काबिले इस्तेमाल हालत किसको कहेंगे हम, तो देखें जी, कंडीशन और लोकेशन, कंडीशन और लोकेशन कौन सी, जो मैनेजमेंट ने इंटेंड की है। इंट्रो में पढ़ी हुई हैं ये सारी बातें, रिवाइज करवा रहा हूं आपको, ठीक है, हालांकि नहीं कराना चाहिए था, है ना, नहीं कराना चाहिए था ना, ओके। आप कहते हो कि कहता है इंट्रो की रिवीजन है, बाद में वही सारा कुछ आ रहा होता है। तो जिन टॉपिक्स के अंदर इंट्रो ने इस तरह से यूज होना है, पिछले टॉपिक ने यूज होना होता है। अब देखिए सिंगल एंट्री तो जिंदगी में पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो लेकिन IAS 16 में जो नोट बनाना है, इसके अंदर बहरहाल इंट्रो वाली चीज़ें हैं, तो बिल्कुल जैसे टेस्ट हो रहा है, जितना ज़रूरत पड़ेगा वो मैं पढ़ाता रहूँगा आपको, टेंशन नहीं लेनी, बस आपने घबराना नहीं पाकिस्तानी, ओके। तो काबिल इस्तेमाल हालत क्या है जी, देखें, कंडीशन भी और लोकेशन, यानी अगर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में रायविंड वाली साइड पे आपकी फैक्ट्री लगी हुई है, आपने जो प्लांट खरीदा है जापान से, जर्मनी से, वो प्लांट आपकी इंटेंडेड लोकेशन तक, यानी रायविंड रोड तक, यानी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट तक जब तक नहीं पहुंच जाता, तो आप उसके ऊपर जो खर्चे कर रहे हैं वो ज़रूरी खर्चे जो उसको काबिल इस्तेमाल हालत में तभी आएगा ना जब हमारे पास पहुंचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन, अच्छा लोकेशन में पहुंच गया, अब पड़े पड़े वो मैनेजमेंट देख के उसको खुश नहीं होती, बल्कि उन्हें उसको चलता हुआ देखना पसंद करते हैं वो, ठीक है। तो एसेट को चलाने के लिए, उसको इंटेंडेड कंडीशन में लाने के लिए भी कुछ खर्चे होंगे, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग वगैरह, याद आ रहा है कुछ कुछ। तो काबिल इस्तेमाल हालत का मतलब क्या हुआ, कंडीशन एंड लोकेशन इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है जी। काफी है इतनी बात समझ आई है। IAS 16 ने कहा कब किसी एसेट को मेरा एसेट बनाओगे, ये दो शर्तें पूरी हों तब, कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होगा टूवर्ड्स एंटिटी फ्यूचर में, और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होगी, तो एसेट बना लेना। हमने कहा ठीक है जी, ये दोनों शर्तें तो पूरी हैं। उसने कहा ठीक है, फिर रिकॉर्ड करना है ना, तो इनिशियली, अब पहली बार रिकॉर्ड करें, इनिशियली जो मैयर करोगे हमेशा वो किस पे करोगे, कॉस्ट पे। इनिशियली मैयर करोगे किस पे, हमेशा कॉस्ट पे। और उस कॉस्ट में क्या शामिल करोगे, वो सारे खर्चे, भाई देखो परचेज प्राइस के बगैर एसेट मिलना है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट के बगैर वो पहुंचेगा हम तक, ठीक है। तो वो सारे खर्चे जो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए जरूरी है, उसकी कॉस्ट का पार्ट बना लो, ठीक है। और काबिल इस्तेमाल हालत क्या है, कंडीशन और लोकेशन जो मैनेजमेंट ने इंटेंड की, ठीक है। ये खरीदा हुआ एसेट,
अगर बनाएं तो उसकी एग्जांपल मैंने 20 लेक्चर में रखी हुई है, और फिर किसी वक्त कर लेंगे। बहरहाल अभी सादा रखें बात को। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होगी? इनिशियल मेजरमेंट हमेशा, भाई ये हमेशा आ रहा है वीडियो में, जरूरी आना चाहिए। ओके सॉरी जी, हमेशा किस पे करनी है? एट कॉस्ट। अब अगली बात आपको बताई हुई है, इनिशियल तो आपने उसको कॉस्ट पे ही मेजर करना है, क्योंकि कॉस्ट ही उसकी मार्केट वैल्यू है उस दिन। लेकिन सब्सीक्वेंटली अगर आप पूछें IS 16 से, तो उसने कहा हुआ है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में आपको ऑप्शन देता हूं मैं, सब्सीक्वेंटली आप उसको कॉस्ट मॉडल पे ही रखें या रिवैल्यूएशन मॉडल पे उठा के ले जाए। ठीक है जी, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन। कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट से पड़ा रहे, लेस एक्यूमुलेशन करके WDV पे दिखाते रहो। रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब क्या है? वो रिवैल्यूएशन हम कर ही रहे हैं, उठा के उसको किस पे ले जाओ। ओके, तो इनिशियल मेजरमेंट हमेशा कॉस्ट, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट ओके। अब इधर देखें, ये दोनों बातें बिल्कुल इंटर रिलेटेड थी, इनिशियल और सब्सीक्वेंट। मैं इन दोनों से अब हट के एक तीसरी बात करने लगा, मैंने इसलिए इनको इनके दरमियान में एक डब्बा बना दिया है कि इनको कंफ्यूज नहीं करना। एसिड पहली बार आएगा तो किस पे क्या कुछ ऐड होना है? एसिड जब चलना शुरू गर्र करना शुरू कर दे तो वहां तक की सारी कॉस्ट एसिड की कॉस्ट में ऐड करनी। ठीक है, और सब्सीक्वेंट आप चाहें तो उसको कॉस्ट मॉडल पर रहने दें, चाहे तो रिवैल्यूएशन हमें करनी आती है। ठीक है, ये तो होगी इनिशियल और सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। अब एक चीज है सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सीक्वेंट, ये कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल से कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों में ही हो सकता है। हमने एसिड खरीदा, ठीक है, और खरीदने की कोई कॉस्ट आई, इनिशियल मेजरमेंट उस पर हमने रिकॉर्ड कर लिया। सब्सीक्वेंट कॉस्ट पे चलते हैं, रिवैल्यूएशन पे, वो अलग बात है। लेकिन हमने उस एसिड पे सब्सीक्वेंटली कोई एक्सपेंडिचर किया, कोई खर्चा किया, तो उसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं? बेसिकली 3 हैं, लेकिन पहले 2 की बात करते हैं। नोट करने वाले इन 2 को कोनों पे नोट कीजिएगा, क्योंकि तीसरा मैंने मिडल में डालना है, या फिर नोट ना ही कर लें। ठीक है, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर की हेडिंग बना लें, इसकी तो हेडिंग बना लेना, बाकी अंदाजे से जगह छोड़ दें जितनी आपको चाहिए, वो बाद में नोट हो सकता है। ये मैंने कुछ बातें उर्दू में लिखवानी है, जल्दी जल्दी कर ले। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है लिखें। देखें, सब्सीक्वेंट का मतलब क्या है? आपने CD70 जाके शोरूम से खरीद लिया 70,000 रुपये का, इनिशियल मेजरमेंट आप कॉस्ट पे करेंगे। ठीक है, सब्सीक्वेंटली आप उस पर कुछ खर्चे कर सकते हैं। ठीक है, उन खर्चों में कब खर्चे को एसिडी कॉस्ट का पार्ट बनाना है, कब प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट कर देना है। एसिडी कॉस्ट का पार्ट बनेगा तो आहिस्ता आहिस्ता डेप्रीशिएट होगा, एक्सपेंस में जाएगा, और अगर एक्सपेंस आउट करना हो तो सारे का सारा ही। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होगा लिखें, ऐसा खर्चा जो एसिड की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ा दे। दोबारा बोलता हूं, ऐसा, हाँ बोलता हूं आराम से, ऐसा खर्चा जो एसिड की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट एटसेट्रा वगैरह, या क्वालिटी ऑफ आउटपुट, इस किस्म की चीजें, बस 4-5 काफी हैं, या क्वालिटी ऑफ आउटपुट को बढ़ा दे को गोलदारा भी लगा लेना, इंक्रीज। ठीक है,
वो ऐसा खर्चा जो एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट को बढ़ा दे, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये लिख लिया। तो ये बात लिखने के बाद उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, लिखा गया। इसके नीचे एक लाइन लगा के लिखें, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कि बल्कि यूं लिखवाया है मैंने, ऐसा खर्चा जो एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट को बढ़ा दे, बढ़ा दे को गोल दायरा लगा लो, बढ़ा दे, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का फिर मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग में क्या करेंगे? एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। दूसरा है जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बारे में लिखें, बाकी सारी बात बिल्कुल वैसी ही लिखें, पहले सुन लें फिर, ताकि जल्दी जल्दी लिख लें, मैं बोलता ना रहूं। ऐसा खर्चा जो एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट, यहां तक सेम है, को मेंटेन करे, को मेंटेन करे, जल्दी से लिखें, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। सेम है बाकी सारा, जल्दी जल्दी लिखें। ऐसा खर्चा जो एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट को मेंटेन रखे। मेंटेन को गोल दायरा लगा लो। उसे क्या कहते हैं जी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चार्ज, इसका मतलब क्या है? चार्ज एज एन एक्सपेंस, चार्ज एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी यूं कह लें डेबिटेड टू एक्सपेंसेस, डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट। वो जो सा भी रिपेयर है, मेंटेनेंस है, उस नाम का एक्सपेंस आ जाएगा। जो आपने CD70 लिया था, अगर आप उसका ऑयल चेंज कराएं और ट्यूनिंग करवाएं, खर्चा हुआ उस पर? क्या वो वर्कशॉप से निकल के 125 बन जाएगा? उसके पीछे बेशक लिखा हो मैं बड़ा होकर 125 बनूंगा, लेकिन वो ट्यूनिंग ऑयल से 125 नहीं बन जाता। खर्चा तो है, ऑयल ट्यूनिंग पे खर्चा तो हुआ, लेकिन इस खर्चे ने एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी वगैरह बढ़ाई नहीं है, बल्कि होंडा वालों ने जिस औकात के लिए उसको बनाया था उस औकात पे सही सही चले, इसके लिए आपने वो खर्चा किया। मेंटेनेंस का खर्चा है, तो इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, बल्कि इसको एक्सपेंस आउट करते हैं। ठीक है जी। ये तो थे सिंपल दोनों, तीसरा इससे भी सिंपल वाला पढ़े, वो है जी रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट। रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट क्या मतलब? ये हमारा प्लांट है, ये कमरा हमारा प्लांट है, बड़ा सारा प्लांट है। इसके अंदर हमारे पास 5 मोटरें लगी हुई हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी मोटरें। इतना बड़ा प्लांट हो तो बड़ी बड़ी मोटरें लगी होती हैं। एक मोटर जल गई, एक मोटर जल गई। अब प्लांट चलाने के लिए ये मोटर रिप्लेस करनी पड़ेगी। अब ये प्लांट, इतना बड़ा प्लांट, इसमें जो इतनी बड़ी मोटर है, इससे भी बड़ी मोटर है, समझे, इससे भी बड़ी मोटर है। ठीक है, अब मेजर पोर्शन है, एक बड़ी जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट उसके ऊपर भी खर्च हुई होगी। जब खरीदा होगा तो मोटर के भी पैसे काफ़ी बीच में लगे होंगे ना। अब वो प्लांट चलाना है तो हमें उस पार्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा, इस मोटर को रिप्लेस करना पड़ेगा। बोलो। सवाल ये आया जहन में, क्या
इस मोटर को रिप्लेस करने पे जो एक्सपेंस किया है, तो सब्सीक्वेंट एक्सपेंस ही ना, चलते हुए बाद में सड़ गई मोटर, ठीक है, तो खर्चा हो रहा है सब्सीक्वेंटली ही हो रहा है। इनिशियल मेजरमेंट में तो ये भी उसकी कॉस्ट में शामिल था, कॉस्ट में पड़ा हुआ था। अब क्या करें, क्या हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कह लें? हालांकि लाइफ प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी आउटपुट ये तो इंक्रीज नहीं हो रही, तो फिर क्या रेवेन्यू एक्सपेंस बना लें? नहीं, ये कोई ऐसा भी नहीं है कि मेंटेनेंस है, ये तो चल ही नहीं पा रहा अगर ये वाली मोटर ना लगाई हुई हो। बात समझ रहे हैं, प्रॉब्लम समझ रहे हैं? और भाई प्रॉब्लम समझ आई है, ये दोनों तरफ दिल लेकर जाने को कर ही नहीं रहा इसको। तो इसके लिए फिर स्टैंडर्ड ने हमें गाइड किया कि एक सादा सा सवाल कर लेना, क्या इफ यूं कर लें, इफ द ओल्ड पार्ट disposal is recorded in the books, यानी कि आपने पुरानी मोटर की कॉस्ट को प्लांट की कॉस्ट में से, एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दिया, उसकी आज तक की जलने के दिन तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डेबिट कर दिया, कैश कोई कबाड़िए ने दिया तो वो डेबिट कर दिया, नहीं तो सिफर डेबिट हो गया। नहीं भी हो सकता ना, कुछ ना मिले उसका, या कुछ मिल भी सकता है, ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर गेन लॉस निकल आई, यानी आपने उस ओल्ड पार्ट का डिस्पोजल रिकॉर्ड कर लिया। डिस्पोजल ऐसे ही रिकॉर्ड करते थे ना, याद है? ओके, अगर तो आपने ओल्ड पार्ट का डिस्पोजल रिकॉर्ड कर लिया है, फिर देखो इधर देखो, द न्यू रिप्लेस्ड पार्ट विल बी कैपिटलाइज्ड, विल बी, यानी अगर आपने रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट किया और वो रिप्लेसमेंट जो है, उस रिप्लेसमेंट के वक्त जो पुराना पार्ट था उसको क्या कर दिया आपने, डिस्पोज कर दिया, उसके डिस्पोजल की एंट्री पास कर ली, तो ऐसी सूरत में नए वाले पार्ट को क्या कर लो, कैपिटलाइज कर लो, इस तरफ चला जाएगा। बात समझ रहे हो? और अगर इफ द ओल्ड पार्ट disposal is not recorded in the books, then the new replaced part will be expensed out, will be expensed out, यानी कि फिर आप उसको सजे ले जाओ, सजे, वो खबे चला गया था, ये सजे आ जाएगा। बात समझ आई है? ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई? ये शायद एडिशनल चीज़ है, शायद ये इंट्रो में आपने ना भी पढ़ी हो, शायद पढ़ ली हो, तो इसको जल्दी से नोट कर लें। हैं किस में रिकॉर्ड? देखें, प्रैक्टिकली तो ऐसा मुमकिन नहीं है, मुश्किल है कि आप ओल्ड पार्ट का डिस्पोजल ना रिकॉर्ड कर सकें, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है, उसने अगर डाटा ना दिया हो ओल्ड का, किस दिन ख़रीदा था, कितनी कॉस्ट उसमें थी, उसकी कितने पैसे मिले, कोई बात ना दी हुई हो, तो फिर मजबूरी है डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं कर रहे, एडिशन भी ना करें। लेकिन शर्त है ये स्टैंडर्ड की, अगर नए रिप्लेस पार्ट को एज एन एडिशन आपने रिकॉर्ड करना है ना, तो पहले पुराने को डिस्पोज करो। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया कि अगर नहीं पुराने को डिस्पोज कर सके तो फिर नए को एक्सपेंस में फेंको। ये तो आपको एग्जाम के लिए समझाया, स्टैंडर्ड ने तो ये शर्त लगाई हुई है ना कि पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक रिप्लेसमेंट है, पुराना डिस्पोजल नया सिंपल एडिशन, पुराना सिंपल डिस्पोजल नया सिंपल एडिशन, कोई एक्सचेंज नहीं, सिंपल। ओके, सही है? लीजिएगा, जैसे मिसाल के तौर पे
ये क्या है? आपको लग रहा है कि ट्रक नहीं है, पर ये ट्रक है। ठीक है जी, ठीक है। इस ट्रक में यहाँ पे इंजन लगा होता है, आपको पता है, बड़ा सारा। ट्रक की यूजफुल लाइफ है 10 साल। ठीक है, 6 साल गुजरे थे कि इसका इंजन सीज हो गया। इंजन क्या हो गया? मेजर पार्ट था, हमने क्या किया? रिप्लेस किया, नया इंजन लाके लगा दिया, पुराना डिस्पोज कर दिया। डिस्पोजल पुराने का रिकॉर्ड हो गया, नए का एडिशन रिकॉर्ड हो गया। अब अगला सवाल जो जहन में आता है वो ये है, भाई तुम सुनना मत, ठीक है? ये ना समझ आ जाए, कहीं समझ आ जाए तो कहीं पास ही ना हो जाओ। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, है ना? हैं? लिखो लिखो लिखो, मत समझो, छोड़ो रे, ठीक है, छोड़ो। मैं तो ऐसे फजूल बात कर रहा हूँ, बोलता रहता हूँ, मेरी आदत है। लिखो लिखो। शर्म तुमको, मगर क्या बात हो रही थी? हाँ, हमारा इधर इंजन सीज मार गया, तुम पता नोट किए जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें? ओके जी, इंजन हमने रिप्लेस कर लिया है, नए का एडिशन रिकॉर्ड कर लिया है, पुराने का डिस्पोजल हमने रिकॉर्ड किया था, इसलिए नए को कैपिटलाइज कर चुके हैं। अब नया सवाल जहन में क्या आता है? इंजन की लाइफ नॉर्मली तो 10 साल ही है। जैसे इंजन लग के आता है, नया इंजन ही लिया हो, 10 साल बाद हमारे हिसाब से 10 साल ये इंजन चल सकता है। ठीक है, अब ट्रक की कितनी यूजफुल लाइफ हमारे पास हमारे हिसाब से रह गई है? 6 गुजर गए थे, मैंने कहा था 6 गुजर, 4 रह गई। अब ये जो हमने इंजन की कॉस्ट एसिड कॉस्ट में ऐड की है, इसको जो डेप्रिशिएट करना है तो 10 साल पे करेंगे और ट्रक को 4 साल पे करेंगे। बिल्कुल लॉजिकल सी बात है ना? बड़ी लॉजिकल बात है। 4 साल बाद ट्रक बेच कोई खरीदने आएगा, हम कहेंगे 1 मिनट, हम अपना इंजन निकाल के रखेंगे, कहेंगे ये ट्रक तुम ले जाओ। फिर हम रोज़ाना सुबह उठेंगे और उस इंजन को चाबी से स्टार्ट करेंगे और उसको देखेंगे स्टार्ट चल रहा है, और अगले 6 साल तक हमने उसके साथ ऐसे ही करना है। ये मुमकिन है? यस है, कुछ बेवकूफ़ हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन दरअसल अब क्या है, जो एसिड की रिप्लेस किया पार्ट, बेशक वो नया पार्ट है, ठीक है, पर आपने उसको डेप्रिशिएट करना है उस एसिड की बकाया रिमेनिंग लाइफ। यानी कि जो आपने एसिड की कॉस्ट में ये ऐड किया है ना इंजन की कॉस्ट को, इसको अगले 4 साल में आपने डेप्रिशिएट करना है, क्योंकि आपके लिए तो ये 4 साल बाद हारेगा। ट्रक ने जाना है, साथ इस इंजन ने भी चले जाना है। ओके, ये मैंने कहा ऐसी जहन में आ जाए बात, तो ट्रक बनाने की जरूरत नहीं है, ये बात बस जहन में रख लेना। कहीं प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन आ जाए, एक दो नंबर के एमसीक्यू आ जाए तो पता होना चाहिए, नोट कर लें। हैं, अगर ना बढ़े तो फिर अगर बढ़ के 6 साल हो जाए तो 4 साल रहती थी, 2 ही बढ़ी ना, फिर भी उसको 6 पे ही डेप्रिशिएट। यानी कि ट्रक ने जाना है, नाल इंजन ने जाना है पाए, ठीक है ना? वो जब भी ट्रक जाएगा 10 साल मजीद ट्रक को चलाई जाओ तो ठीक है, 10 साल पे करो डेप्रिशिएट, फिर ट्रक की भी बकाया कॉस्ट को 10 साल में डेप्रिशिएट करोगे ना। यानी कि ट्रक के साथ ये इंजन, ठीक है, अलग करके नहीं निकाल के रखना आपने। ओके, देन एक्सपेंस द न्यू कार। जल्दी जल्दी नोट करें।
और कर लिया नोट। बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की। अब नहीं भी किया तो प्लीज 2 मिनट रुक जाएं जरा, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। इधर देख लें, प्लीज देख लें इधर, आप बस करें। ओके स्टार्ट करते हैं अब आगे बात। इट इज ओवर। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा कॉस्ट पे, सारे जरूरी खर्चे उसमें ऐड कर लेंगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑप्शन है कॉस्ट या वैल्यूएशन, ठीक है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर 3 तरह के, कैपिटल, रेवेन्यू, रिप्लेसमेंट है तो दोनों तरफ जा सकता है। इट इज ओवर। ओके अब अगली बात, एक एसेट है हमारे पास, 40 रुपए का हमने खरीदा था और 10 रुपए उसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके थे। उसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 30। हमने उसको रीवैल्यू करके पहुंचा दिया 50 पे, तो 20 रुपए का क्या आ गया? रीवैल्यूएशन सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, ये एसेट आ जाया करता था और ये रीवैल्यूएशन सरप्लस 20 का। आगे अगर डेप्रिसिएशन करनी होती थी तो रिमेनिंग लाइफ पे इस रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करते थे, याद है ना? ओके अब ये रीवैल्यूएशन हमने पढ़ी हुई है। अगर मैं इसकी एंट्रीज करना चाहूं तो हम एंट्री क्या करते थे? पहली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, देन एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। आगे डाटा मेरे पास नहीं है, होता तो ये क्रॉस नहीं है, मतलब ये फिगर है। ओके रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन के साल में, अगर साल के पहले दिन अज्यूम करें रीवैल्यूएशन है, तो साल के अंदर मैक्सिमम कितनी एंट्रीज हुआ करती थी? 4। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, ये जो मेथड से हम रीवैल्यूएशन कर रहे थे, आपने देखा यही नज़र आया, दूसरा नहीं है डिस्कस हुआ लेकिन स्टैंडर्ड में चूंकि ये मौजूद है तो इसकी डिस्कशन ज़रूरी समझ रहा हूँ। 5-7 मिनट से ज़्यादा की डिस्कशन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन उससे पहले ज़रा इसका नाम सोचें तो इसमें हम क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन को क्या कर रहे हैं? देखें, ट्रांसफर मतलब 10 की पड़ी थी तो कितने पे पहुंचा दी हमने? एक्यूमुलेशन 10 पे पड़ी थी, एक्यूमुलेशन कितने पे पहुंचा दी? तो इस मेथड को एलिमिनेट करने वाला मेथड भी कहते हैं, ठीक है, एलिमिनेट। और इसका नाम जो नजर आ रहा था सवालों में वो होता था नेट रिप्लेसमेंट मेथड। करते क्या है इसमें? डेप्रीसिएशन को एलिमिनेट कर देते हैं, नाम था इसका नेट रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। अब स्टैंडर्ड में एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है, कुछ लोग एलिमिनेट करना डेप्रीसिएशन को पसंद नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 0 आ जाया करता था जी ईयर एंड पे, ना जी ना, अच्छा नहीं लगता, डेप्रिसिएशन भी 0। हम नहीं, हमें पसंद नहीं आई ये बात, हमें कोई और मेथड भी जो है वो हमें ऑप्शन दे। तो स्टैंडर्ड ने कहा अच्छा मसला क्या है, ये लो, कॉस्ट कितनी है बोलो? 40, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 10, और WDV कितनी है? अच्छा। फ्रेंड ने कहा अच्छा, हमने कहा हाँ। ये भी साथ साथ बातें चल रही होती हैं, पता है ना आपको, थोड़ी सी जगह और बना। फ्रेंड ने कहा 10, हमने कहा हाँ। जैसे जी करते होते हैं, तमीज होनी चाहिए। स्टैंड के साथ तो बहुत तमीज से बात करनी है। स्टैंड ने कहा अच्छा बुक वैल्यू 30 है, हमने कहा जी स्टैंडर्ड।
अब ये एसेट की बुक वैल्यू पर वर्किंग हो रही थी, इस वर्किंग की जान छोड़ दो और लेकर आना चाह रहे हैं हम इस 30 को कहां पे, बोलो, इस 30 को कहां पे लाना चाह रहे हैं, बोले 50 पे। ये 30 को 50 पे लाना है और देखें एलिमिनेट ही करना होता तो वो मेथड तो कर ही रहे थे। हमें तकलीफ किस बात से है, हम उन कुछ लोगों में जिन्हें तकलीफ हो गई थी एलिमिनेट से, वरना होनी नहीं चाहिए थी, अच्छा वाला आता है मेथड, कि ये जो 40, ये जो 10 की डेप्रिसिएशन है ना, इस 10 की डेप्रिसिएशन को हम कतअन नहीं यहां से जीरो करना चाहते। अब कुछ ऐसा करें कि हमें ये जीरो भी ना करनी पड़े और काम भी सारा बिल्कुल वैसे ही हो जाए। मतलब ये 50 पे कैसे पहुंच जाए, कुछ ना कुछ इस 40 को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे ही है, और कुछ ना कुछ इस 10 को बढ़ाना पड़ेगा, तो नेट में इनका डिफरेंस भी 50 पर पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपको मैं 30 सेकंड्स नहीं 1 मिनट देता हूं, कुछ सोचें, फिगर निकल सकती है। अच्छा सोचें ना, आप 1 मिनट में सोचें, सब सोचें। तो देखें, कुछ सोचा, क्या सोचा, कॉस्ट को भी बढ़ाया, डेप्शन को भी बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, कैसे, डेप्शन बढ़ानी है ना, माइनस होगी, बढ़ानी तो है ना, 10 से तो बढ़ानी पड़ेगी ना जी, 70 और 20, इधर देखें, इधर देखें, 30 से जाना है, बस यही बेसिस हो हमारे पास। ठीक है, इधर देखो, 40 को जी, बोलो बोलो, सोचो सोचो सोचो, 70 और 20 सही नहीं है, 70 और 20 सही नहीं। अगर आप 70 और 20 करें, कह रहे हैं, अच्छा चले मैं आपकी बात मान लेता हूं, 1 मिनट, मैं आपके सामने वो एंट्री करना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये पहली 2 एंट्रीज 2 नहीं होनी, 1 होगी, पहली 2 एंट्रीज 2 नहीं होनी, 1 होगी। तो मैं ये कह रहा हूं, अच्छा एसिड को बढ़ा लो, एसिड डेबिट होगा। अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा लो, तो वो क्रेडिट होनी है, और बैलेंसिंग फिगर रीवैल्यूएशन सरप्लस ही निकलना चाहिए। अब वो 20 होना चाहिए। चलो आजमा लेते हैं, अगर ये 70 पे ले जाएं तो कितना बढ़ा लिया, और इसको मजा नहीं, 70 कैसे बनाया, आंसर तो ठीक आ गया लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे इससे मजा नहीं आया। कैसे 70 बनाया जरा बता दें, कैसे 70 बनाया, 50 ज़रब 50 ज़रब 50 ज़रब 50 ज़रब, ज़रब क्या होता है, डिवाइड, 50 को 20 से डिवाइड किया। हाँ देखें, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज जैसी कोई बात है, ये तो देखें, ये 40 इस वक्त किस पे पड़ा है, मतलब यूं कहे ना, मुझे 30 और 50 में बोले, ये 40 इस वक्त 30 पे पड़ा है, हम ये इसको चाह रहे हैं चला जाए 50 पे। जरा बताएं आंसर क्या है, आप लोग पता नहीं 70 कैसे निकाल, 60 पता नहीं, ये भी सही होता है या नहीं यार, अल्लाह मालिक है, 66.67। लेकिन मैंने बात वो की है जो जरा मेरे दिल को लग रही थी, अब इसको ऐसे लिख लूं, इसको यूं दरमियान में जी, मैं कह रहा हूं ये 40 जो है ये 30 पे पड़ा है, हमें इसको 50 पे ले जाना है। ठीक है, तो क्या आंसर आया, 66.67। अब इसी तरह से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे अप्लाई करें, ये 10 जो है 30 पे पड़ा है, हमें इसको 50 पे लेकर जाना है, 16. अब ठीक है, पता नहीं वो आपने 70 और 50 कैसे बनाया, मैं उसको मान नहीं रहा था, मेरे पास बेसिस क्या थी वो 70-50 बनाने की, ये तो आपने वैसे ही किसी तरह से बढ़ा लिया ना, ऐसे ही बस आपने कहा अच्छा 50 को 70 पे ले जा, 40 को 70 पे ले जाते हैं और
कोई बेसिस होनी चाहिए। इस मेथड के अंदर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में बकायदा कि रीस्टेट करो प्रोपोर्शनेटली। क्या करो? एलिमिनेशन नहीं है ये, हमने इसमें क्या किया है? रीस्टेट किया है प्रोपोर्शनेटली। पूरा लिख देते, कोशिश करता हूं आ जाए पूरा। रीस्टेट प्रोपोर्शनेटली, ओके। और इस मेथड का नाम जो है वो ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड है। कौन सा जी? ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है, सही है। अब इसमें क्या हुआ, इधर देखो, एसिड कितने से बढ़ाया आपने? बोलो, एसिड कितने से बढ़ाया है? कितने से बढ़ाया है? 40 पे तो एसिड पहले से पड़ा है, खुदा के बंदो। एसिड कॉस्ट अकाउंट में 40 पड़ा है, 26.67, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 6.67 से बढ़ाया, तो सरप्लस में 20 मिलियन, ठीक है। ये एंट्रीज 2 की जगह पे हुई 1। इधर देखो, रिमेनिंग एंट्रीज विल बी सेम, ओके। यानी मैं यूं लिख देता हूं आपके लिए, अगर हम डेप्रीसिएशन करते तो वो रीवैल्यूड अमाउंट की डेप्रीसिएशन होगी डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। यानी इस 50 को अब आगे डेप्रीशिएट करना होगा तो 50 को करोगे, और सरप्लस का कॉलम ऐसे ही यहां पे 20 शो करेगा, उस 20 के साथ भी वही काम करोगे, ठीक है। आप यूं कहोगे ये हमने रीस्टेट किया प्रोपोर्शनेटली, डन, और ये क्या आ गया हमारे पास? रिवैल्यूएशन सरप्लस। आप यूं ऐड कर सकते हैं, ये दिस माइनस दिस, ठीक है। ये क्या डिफरेंस आया? 26। ये क्या डिफरेंस आया? और आंसर क्या आ गया? चले लिख लें, लिखना चाहें तो 26.67, 6.67 माइनस, तो ये क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। मुश्किल लगा या आसान है? जस्ट एक कैलकुलेशन है, पर दिल नहीं करता अब इसी कैलकुलेशन के बारे में सोचें, क्योंकि दूसरी हमें याद है तकरीबन, और होनी भी वही याद चाहिए, होनी भी वही। ये कहीं डिस्कस नहीं है स्टैंडर्ड में, बहरहाल ये मौजूद है, तो ये सिखाना बहरहाल जरूरी था। इधर देखें, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, ओके जी। रिमेनिंग एंट्रीज आर सेम। फर्क क्या पड़ा? ये 2 एंट्रीज एक रिप्लेस हो गई हैं एक ही एंट्री से, क्लियर जी। जम हो गई हैं, जम तो हाँ ठीक है, जम हो गई। कितनी ये फाटा, शुरू से मुझे यही समझ नहीं आता था फाटा में इंजमाम कहां से चला गया। अच्छा चलें छोड़ें। 2 एंट्रीज की जगह 1 नहीं करना, एलिमिनेट डेप्रीसिएशन को, डेबिट करके 0 नहीं करना, बल्कि रीस्टेट करो प्रोपोर्शनेटली, रीस्टेट करो प्रोपोर्शनेटली। कर लोगे? बड़ी मेहरबानी, आप लोग नोट कर लें छेती छेती, और हेडिंग बना लें IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। टाइम बहुत कम रह गया, कल आप लोग टेस्ट क्लास के बाद देंगे, ओके, ठीक है, ओके। बात शुरू कर लेते हैं अभी इम्पेयरमेंट पे, लेकिन बात कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा मैं जिस लेवल के ऊपर टेस्ट होगा। लेवल इतना कोई नहीं है, बस थोड़ा सा ना बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। रह गया मेरे पास सिर्फ 20 मिनट, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई आधा घंटा होता तो शायद हो भी जाए, वैसे आपने नोट करने में ज़्यादा टाइम लगाया तो, लेकिन टेस्ट आप फिर भी
क्लास के बाद दीजिएगा कल, ओके। ये वाला मिटा रहा हूँ बेटा, ये भी नहीं नोट हुआ था अभी तक। अस्तगफिरुल्लाह, जल्दी करें बेटा, ये तस्वीर भी बना लिया करें ऐसे बच्चे। यहाँ पे क्या था बताओ, यहाँ पे क्या था? बेटा आप लोग तस्वीर बनाया करें बिल्कुल, अगर एंड पे नोट करना था। ये तो नोट करने का टाइम दिया था ना। ये इनिशियल मेजरमेंट, ओके, हमेशा बस ठीक है। अब ये इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ये तो आपको नोट कर लेना चाहिए था, मैंने टाइम दिया है पहले ये नोट करने का। अब मैं किधर लिखूं सवाल? मैं ये ट्रक तो मिटा दूंगा और नहीं तो लग गया पता, आप लोग ऐसे ही बस तंग कर रहे हैं। पढ़ाना मैंने जितना है उतना पढ़ाना है। मैं तब तक मैसेज वैसेज कर लूँ 2-4, जल्दी करो नोट। हाँ जी, मैं अभी क्या, कोई हाल नहीं, मुझे सिर्फ बोर्ड की ये साइड दे दें, मैं वो नहीं मिटाता। कितने बच्चे बोर्ड की ये साइड नोट कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं ये साइड, तो पहले नोट करें, फिर साथ वाले ने नोट कर लिया, वहां से नोट करें। ओके जी, काफ़ी है। अभी नहीं है तो साथ वालों से नोट कर लें, ये काफ़ी देर पहले का लिखा हुआ। आधा बोर्ड तो दे दें मुझे, सांप बन के बैठे हैं बोर्ड पे। ओके जी, सुने अब, सुने अब, सुने अब, वहां से नोट करना रोक दें, वो मैं नहीं मिटाऊंगा, बाद में नोट कर लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, 5 मिनट ऊपर लगा लीजिएगा। अगली क्लास यहाँ पे मेरी होनी है और आप लोगों की भी अगली क्लास में थोड़ा टाइम होता है, तो 5 मिनट टाइम पे, ओके। पूरे 12:15 बजे मैं पढ़ाना रोक दूंगा इंशाल्लाह, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। तो बाकी जो 2-4 लफ्ज ले जाएं फिर नोट कर लीजिएगा, ओके। अच्छा जी, तवज्जो से सुने सब। हमारे पास भाई तवज्जो से सुने, बस सब लिख लें, बस मैंने वरना गुस्से में मिटा देना ये, अगर लोगों ने लिखना ना छोड़ा। हमारे पास अगर कोई इन्वेंट्री का आइटम पड़ा है, इन्वेंट्री को हम क्या करते हैं? बेचते हैं। क्या करते हैं? बेचते हैं। स्टॉक क्या करते हैं? बेचते हैं। यानी स्टॉक या इन्वेंट्री एक ऐसा एसेट है जिससे आने वाला फायदा सिर्फ एक ही है, वो बिकता है और बिक के हमें पैसे ला के देता है। लेकिन अगर किसी फिक्स्ड एसेट की बात करें तो क्या फिक्स्ड एसेट से भी हमें एक ही तरह का फायदा आता है? नहीं, कोई भी फिक्स्ड एसेट किसी भी वक्त पे आपको 2 किस्म के फायदे देने के लिए तैयार है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कार है, आप उस कार को अभी बाजार में जाके बेच दें, ठीक है, और कमीशन ले लेगा डीलर, कार आपकी बिक जाएगी। यानी कि आपकी कार आपको आज ही क्या फायदा देने के लिए तैयार है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कह लें। कॉस्ट टू सेल क्यों? आपको अगर आपने अगर 15 लाख की गाड़ी बेची है तो उसमें हो सकता है 50,000 आपके डीलर ने रखा हो, ठीक है, तो आपको 15 लाख नहीं मिलेगा, आपको 14,50,000 मिल रहा है, ठीक है ना। तो एक तो आपका एसेट आपको ये फायदा देने के लिए तैयार है कि अभी वो बिक जाए। दूसरा, आपका एसेट आपको अगले कई साल चल के भी तो फायदा दे सकता है। मिसाल के तौर पे आपने जो कार रखी हुई है, आप उस कार को क्रीम या उबर पे रजिस्टर करवा दें, ठीक है, और आप एक ड्राइवर भी रख लें,
अब अगले 3-4 साल 5 साल तक वो गाड़ी चलेगी, चलने से किराया इनफ्लो होगा, ड्राइवर की सैलरी आउटफ्लो होगी, ठीक है, और गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी का फ्यूल आउटफ्लोज होंगे। तो नेट में कोई इनफ्लोज आएंगे फ्यूचर में। उन फ्यूचर वाले इनफ्लोज को अगर आज देखना हो तो हम उन फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आती है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी देखते हैं, निकाल के देखेंगे, ऐसे नहीं ज़बानी कलामी बातें। तो एसेट बहरहाल दो तरह के फायदे, कार हमें दो तरह के फायदे देने के लिए तैयार है। आज ही बिक जाए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, अगले 3-4 साल हम उसे इस्तेमाल करें, इस्तेमाल होकर वो कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज हमें लाकर देगा, फायदा ही है ना, ठीक है। वो फायदे की आज की वैल्यू आप निकाल लें। दो फायदे, एक मुर्गी है आपके पास, आप उसको आज ज़िबा कर दें, मीट कहा था ना, गोश्त आएगा, आप उस मुर्गी को आज ज़िबा कर दें, ठीक है, या आज जाके बाजार में बेच दें, एक फायदा तो वो ये देने के लिए तैयार है। दूसरा, आप उसको अगले कई साल रखें और उसको दाने डालें, खुराक डालें, वो अंडे दे, वो अंडे बेचें। अब ये मुर्गी भी आपको दो तरह के फायदे देने के लिए तैयार है, आज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और फ्यूचर में कुछ अंडे बेच के इनफ्लोज, कुछ उसको वो खुराक डालने की खर्चा जो है, फीड जो है वो आउटफ्लो, ठीक है। तो नेट में जो कैश फ्लोज होंगे उनकी आज की वैल्यू देख लें तो हम कह सकते हैं ये मुर्गी भी हमें दो तरह के जो है फायदे देने के लिए तैयार है। आपने एक भैंस रखी हुई है, वो भैंस भी दो तरह के फायदे देने के लिए तैयार है आपको, भैंस, मझ, बफलो, ओके, वो फैलो नहीं होता जी। जो मझ होती है यानी भैंस होती है, वो भूरी भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, रावी भी हो सकती है। अच्छा, तो चलें वापस आए टॉपिक पे, टॉपिक पे। भैंस आपने रखी हुई है, ये भैंस भी आपको दो तरह के फायदे देने के लिए तैयार है, बल्कि एग्जाम्पल भैंस की है। हमने भैंस खरीदी थी 1 जनवरी 2011 को जी। डेप्रीशिएट होते हैं, ये एसेट भी होते हैं, देखें, मजाक ना समझें आप, नहीं आपने तो नहीं पढ़ना होता। FAR 2 के अंदर एग्रीकल्चर का एक स्टैंडर्ड है जिसके अंदर ये भेड़ बकरियां भैंसें ये एसेट है, और ये डेप्रीशिएट हो सकता है। उसकी प्रैक्टिकल मेरे साथ, मैं कभी कल अब टाइम मिला तो मैं समझाऊंगा, मेरे साथ प्रैक्टिकली ऐसा हुआ। मैं एक ऑडिट पे गया, हमारा एक क्लाइंट था, तो उनका फॉर्म था, ये लेयर फॉर्म था, तो मैंने उनकी मुर्गियों को स्टैंडर्ड के मुताबिक कहा कर लो, उन्होंने कहा नहीं कर सकते। मैं क्या, फिर डेप्रीशिएट करो तो हो सकती है, बताऊंगा कैसे डेप्रीशिएट हुआ था, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, डेप्रीशिएट होते हैं ये। वैसे स्टैंडर्ड कहता है इनको फेयर वैल्यू पर रखो। बहरहाल छोड़ें, मैं अभी कुछ समझाना चाह रहा हूं एग्जांपल, इसलिए कंफ्यूज ना करें, IS 41 वाला बायोलॉजिकल एसिड ना समझें इसको भी, ऐसे ही कोई आम एसिड समझें, PPE वाला, ठीक है, ओके। आप जो एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं ना वो समझें प्लीज, ओके। हमने 1 जनवरी 11 को ये भैंस खरीदी 100 रुपए की। भाई जिसको हंसी आ रही है आगे 6 सिफरें लगा ले, मुझे कोई मसला नहीं, ऐसे ही पता नहीं फजूल लोग। WDV 7 साल से ये भैंस हमारे पास है। 31 दिसंबर 17 बनता है मेरे ख्याल से, तो 17 बनता है, जरा गिन लो बहन, उंगलियों में ना गिनते, टार्जन बनते हो। ये WDV निकलेगी 100 की कॉस्ट थी, और 10 साल अगर इसकी यूजफुल लाइफ है, अंदाजा मेरा 10 साल ये भैंस जो है वो रहेगी हमारे पास। वो डिस्पोजल थ्रू नेचुरल डिजास्टर भी तो हो ही सकता है। -70 कितना जी, ये क्या है जी, बुक वैल्यू WD। हाँ ना, क्यों नहीं होगी, स्क्रैप वैल्यू होगी, जिंदा ही बेचा करते हैं लोग। जब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गांव के बैकग्राउंड से हैं? मैं हूं, कोई नहीं, शर्म की बात होती है ये यार, क्या हो गया।
आपने कभी देखा हो कि जब मझ बीमार हो जाती है तो उसको मार के नहीं बेचते, लम्बी पड़ी होती है, कसाई आता है और ठीक है ले जाता है वो। तो अगर फिर भी खुदा ना खास्ता इंतकाल फरमा जाए तो कुछ नहीं मिलता उसका। बहरहाल छोड़ें इस बात को। ओके, फिर और वाले खा लेते हैं। ये भैंस आपको दो तरह के फायदे देने के लिए तैयार है। एक, आज ही बिक जाए। मैं कहता हूं जी एक वर्किंग में कर रहा हूं, किस चीज की? फेयर वैल्यू। हाँ प्लीज बस करो ना, मैंने कहना बस, तुमने नहीं कहना, तुमने तो तमीज से कहना है भैंस। ओके, आज अगर हम, आज का मतलब 31 दिसंबर 17 पे हम कोई डिसीजन मेकिंग करने लगे, ठीक है? 31 दिसंबर 17 में मैं हर चीज लेके आने लग जाऊंगा। आज अगर हम इस भैंस को बेचें, मंडी में जाके मुल्तान लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ पे वो भैंस की अच्छी कीमत नहीं लगती, किसी ने कहा मुल्तान ले जाओ, तो ये 35 रुपए की बिक सकती है, ठीक है? लेकिन मुल्तान लेकर जाने के लिए कॉस्ट टू सेल पिकअप वाले को 7 रुपए, 5 से और बहुत मिक्स हो जाएगी, 7 रुपए पिकअप वाले को देने पड़ेंगे। तो ये क्या है जी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू। आज ये भैंस हमें बिक कर कितने पैसे, कितना फायदा देने के लिए तैयार है? 28 रुपए। कोना नजर आ रहा है? ओके, ऑप्शन 2, हम इस भैंस को बेचने का फैसला तर्क कर देते हैं। हम आज यानी 31 दिसंबर 17 पे खड़े हैं और हम यहाँ पे सोचते हैं कि इसकी जो यूजफुल लाइफ रह गई है, यानी कितने साल रह गए हैं? 3 साल जो रह गए हैं, इन 3 साल में ये 31 दिसंबर 18 आएगा, 19 आएगा और 20 आएगा। तो हम यहाँ पे मौजूद है ना, हम 31 दिसंबर 17 पे खड़े हैं। देखें हर जगह बुक वैल्यू आई तो 31 दिसंबर 17 पे खड़े हैं, फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल आई तो 31 दिसंबर 17 पे खड़े हैं। अब कैश फ्लोज की बात, अगर हम यूज करें, हम इस एसेट को यूज करके फायदा लेना चाहें तो दूध बिकेगा। मिसाल के तौर पे हर साल 8-8 रुपए का दूध बिक रहा है। आप कह रहे हैं एक सिफर नहीं साथ मिला रहा, भाई फिगर को छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझो। मैं जरूर सिफरें लिखवानी है तुम लोगों ने, मिलियन समझो, मिलियन, ठीक है? आपकी मर्जी है। दूध बेचकर अगले 3 साल आप अब भैंस को इस्तेमाल करके फायदा ले रहे हैं। सुबह सुबह उठ के चारा काट के वो डालेंगे, फिर गोबर शोबर साफ करेंगे, फिर वो जो है वो दूध निकालेंगे, फिर उसको ड्रम में डालेंगे, फिर जाके बेचेंगे, ये काम कर रहे हैं आप। ओके, तो पानी नहीं डालना, यकीन करें, आप ईमानदारी से करके देखें काम। अगर ईमानदारी से काम करने में अल्लाह बरकत ना डालें तो फिर मेरे से जुर्माना ले लेना। बात, कोई भी काम करना ईमानदारी से करना, आपको लोग ढूंढ लेंगे। ये सिर्फ शैतान का धोखा है कि बेईमानी नहीं होगी तो बचत नहीं। लोग कहते हुए लोगों को सुना है यार, इसका मतलब ये है कि चलो छोड़ो, टाइम कम। बहरहाल ईमानदारी से काम करोगे अल्लाह बरकत देंगे। ओके, दूध बेच के 8-8 रुपए आए, चारा डालना पड़ेगा। लेट्स से हर साल 2 रुपए का चारा डालते हैं आप। अच्छा, अब ये तो था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये 31 दिसंबर 17 की बात कर रहे हैं। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद भी तो ये इंशाल्लाह जिंदा होगी, और कोई अगर इसको दूध के लिए ना भी खरीदे, पर हो सकता है कि कोई दूर दराज इलाके के अंदर इस भैंस को गोश्त के लिए कोई खरीद के ले जाए तो बिक तो सकती है ना। तो अज्यूमिंग अपनी यूजफुल लाइफ के एंड पे, ये सेल प्रोसीड यूजफुल लाइफ के एंड वाली है, ठीक है? ये सब कुछ एस्टिमेशन है, सिवाय 30 के वो हमारे पास जरा अपनी फिगर है, तो वो भी एस्टिमेट, डेप्रिसिएशन माइनस हुई उसमें। बहरहाल सेल प्रोसीड्स मिसाल के तौर पे जी 11 रुपए की बिकेगी अपनी यूजफुल लाइफ के एंड पे, और उस वक्त कमजोर हो चुकी होगी तो रिक्शे में भी चली जाएगी।
₹3 डिस्पोजल कॉस्ट भी हमें इनकर करनी पड़ेगी उस वक्त। वो कसाई के पास नहीं कमज़ोर नहीं हुई, एक कसाई नज़दीक है, मंडी दूर थी, इसलिए ज़्यादा पैसे लग रहे थे और ये कम लग रहे हैं। और मुझे ये बताएं नेट में कितने पैसे आपको मिलेंगे? ओके, अब मुझे ये बताएं, हमारे पास बुक वैल्यू है आज की यानी 31 दिसंबर 17 की, हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी है आज की यानी 31 दिसंबर 17 की, लेकिन ये कैश फ्लोज हमें कब आ रहे हैं? आज के हैं? तो आपको पता ही है आज का पैसा कल का पैसा बराबर तो नहीं है। हमने लाइक विद लाइक का कंपैरिजन करना है, कोई डिसीजन करने लगे हैं तो ये डिसीजन करने के लिए हमें लाइक विद लाइक का कंपैरिजन चाहिए। तो हमें फिर इस 6 को इधर लाना पड़ेगा वापस 31 दिसंबर पे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कैसे? इधर देखें, 6 इंटू अज्यूमिंग 10% है 1.1 रेज टू पावर -1। मेरा अपना सवाल है, मैंने अज्यूम किया 10% डिस्काउंट रेट है। कितना आया? 5.45। इस 6 को भी वापस लाओ, यहीं पे करके ले आओ। ठहर जाओ, मुझे लिखने तो दो, पता है आप वो लायक आदमी हो, मेरे जैसे भी बैठे होंगे। 1.1 रेज टू पावर -2 बोलें 4.96। इस 14 को भी बुलाओ, ये बहुत दूर से आना है। ओ 14 भाई आना जरा, सॉरी 1.1 रेज टू पावर, ये दूर से बुलाया तो -3 हो गया। आते आते घिस भी ज्यादा जाएगा ये जी। देखा 10.52। राउंड करके बता दो आंसर क्या है? 21 कर लो। हमने ये क्या कैलकुलेट किया है देखना जरा, नेट कैश फ्लोज फ्यूचर के, उनकी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर के नेट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, इसको अकाउंटिंग में कहा जाता है वैल्यू इन यूज। क्या कहा जाता है जी? वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या है जी? चलें कल डेफिनेशन लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ सुन लें। वैल्यू इन यूज है फ्यूचर में इस्तेमाल करके इस एसेट से जितना फायदा आना है उसको भी आज लेके आओ ना, ताकि मैं आज डिसीजन कर सकूं कि आज अगर मैं बेचूं तो इतने की, और आज फायदे के हिसाब से फ्यूचर वाले पैसे और आज वाले पैसे बराबर नहीं है। इक्वेशन अगर आपने इनको कंपेयर करना है तो एक ही डेट पे दोनों होने चाहिए ना। तो वैल्यू इन यूज क्या है? नेट फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। वैल्यू इन यूज किसे कहते हैं? फ्यूचर के नेट कैश फ्लोज की आज। अब मेरे पास 3 फिगर्स मौजूद हैं। नंबर 1 बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू किस दिन की है मेरे पास? 31/12/17। कितनी? 30। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास 2 और फिगर्स मौजूद हैं। एक है वैल्यू इन यूज। ये वैल्यू इन यूज क्या है? एसिड को इस्तेमाल करके मैं कितना फायदा उठा सकता हूं, इसकी भी आज की वैल्यू 31 दिसंबर 17। कितनी? 21। इसको तो छोड़े ना, 21। एक और चीज ही मेरे पास मौजूद है, क्या है जी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये भी 31 दिसंबर 17 की मेरे पास मौजूद है। कितनी? अच्छा जी, अब अगर आप अक्लमंद गुज्जर हैं तो आप क्या करेंगे? सोच के बताएं। अगर आप अक्लमंद नहीं जी, एक बिजनेसमैन होने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। एक अक्लमंद बिजनेसमैन क्या करेगा कि अगर एक एसेट अगले 3 साल आपने खज्जल खराब हो के उससे 21 रुपए कमाने हैं और आज वो एसेट आपको 28 देने के लिए तैयार है, तो क्या इस तरह खज्जल होके 21 कमाओगे या आज 28 लेके साइड पे हो जाओगे? तो कोई भी अक्लमंद बिजनेसमैन यही करेगा। तो इनमें से जो हायर है वो क्या है? 28। इसको नाम दिया है स्टैंडर्ड ने रिकवरेबल अमाउंट। क्या जी? मैक्सिमम औकात। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जी? आप इस एसेट से मैक्सिमम क्या भाई, आज बेचे तो 28 आ रहे हैं,
और इस्तेमाल, दो ही ऑप्शन है, इस्तेमाल करके उससे फायदा कमाए तो 21 आ रहे हैं। तो क्या करना चाहेंगे? आज 28 कमाना चाहेंगे। IAS 36 ने इसको कहा, इस कॉन्सेप्ट को, ये जो इन दोनों में से हायर होगा वो क्या है? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जी? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब हमारे एसेट की मैक्सिमम औकात क्या है? 28। ठीक है, हमारी किताबों में ये कितने पे नजर आ रहे हैं? बहुत गलत बात, यूजर को मिसगाइड कर रहे हो आप। आपके एक एसेट की वैल्यू ही टोटल, मैक्सिमम औकात ही टोटल 28 है और आप अपने यूजर्स को क्या दिखा रहे हो? 30। तो गलत है, ओवर स्टेटेड एसेट। 2 रुपए से एम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करोगे। अब इसकी एंट्री क्या होनी है? ये तीसरा काम हो गया। कल प्लीज टेस्ट जो है वो क्लास के बाद दीजिएगा, बार बार कह रहा हूं। इसकी एंट्री देखिएगा, इधर देखिएगा, बहुत मुश्किल एंट्री है। इम्पेयरमेंट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, इंपॉर्टेंट नहीं, चलो पूरा ही लिख देते, क्रेडिट टू एंड। ठीक है जी, सिर्फ इंपेयरमेंट का लफ्ज आ गया डेप्रिसिएशन के लफ्ज की जगह पे, एंट्री में भी कोई फर्क नहीं है। कल नोट में भी एक डिब्बा इंक्लूड करूंगा, टेस्ट बाद में दीजिएगा, है बहुत आसान कॉन्सेप्ट। एक छोटी सी बात सुन लें जाते जाते, अगर ये 30 है और यहां पे 32 आ जाता, फ्यूचर का गेन रिकॉर्ड नहीं करना, तो आइदर देयर इज इंपेयरमेंट लॉस और देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट गेन। इज इट क्लियर? लगाना कब है ये टेस्ट लगाना कब है? ये तो बहुत सारी बातें हैं, अभी इंडिकेशंस आएंगी, करेंगे, तो ये तो अभी हमने आज के अलावा तकरीबन कम से कम मेरे हिसाब से 5 को दिन तो लगाने ही है, 6 भी लग सकते हैं इस स्टैंडर्ड को पूरा हर लिहाज से करने में, तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल इतनी ही बात ज़हन में रखिएगा, भैंस को सोचते सोचते घर जाइएगा।